तो इस बैच के साथ जो एक परेशानी होगी जो कई सालों से नहीं हो रही थी, वो ये होगी कि रमज़ान में पढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें कोई 5-6 साल हो गए कि रमज़ान में नहीं पढ़ाया था। अब इस बैच के साथ रमज़ान में 14 अप्रैल से एग्ज़ाम वो जो है रमज़ान आ जाएंगे। एंड रमज़ान में बच्चे के रवैये, सर तो बहुत मुश्किल में हूँ, ज़्यादा खा लेता अफ्तारी में, बेहलाक मछली की तरह खाई चला जाता है, और उसके बाद वो सर ये हो गया, सर वो हो गया। तो बहरहाल रमज़ान में बिल्कुल क्लोजिंग चल रही होगी, तो फैशन जो है काफ़ी हमें गड़बड़ में ले गया है। राइट, हमने कल क्या बातें की थी? कल हमने ये बात की कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 एंड L2, उनके नाम रख दिए, और इनके इंटरसेक्शन से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है ये एक। तो ये एक नहीं है, बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, एंड ये ग्रुप ऑफ लाइन जो कि यहाँ से पास हो सकती हैं, इन दो ही पर्टिकुलर लाइनों पे उस खानदान का, फैमिली का फॉर्मूला लिख दिया गया। उस फैमिली का फॉर्मूला क्या लिख दिया गया? L1 प्लस के L2 इक्वल्स टू 0। के शायद इस लाइन के लिए ये हो, ये दूसरी लाइन जो इसी पॉइंट है उसके लिए के माइनस 7/3 हो, और के जो है वो शायद इसके लिए 1/11 हो। हर एक के लिए डिफरेंट आएगा। तो के क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट बेहतर वर्ड नहीं है, के को कहते हैं ऐसे उसमें होता, क्योंकि के तो चेंज हो रहा है, तो ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं पैरामीटर। अच्छा भाई, एक मिनट, कुछ एडजस्टमेंट। तो क्या है, के जो है वो चेंज हो रहा है, के हर एक लाइन के लिए डिफरेंट है। तो ऐसे को कांस्टेंट नहीं कहते, ऐसे को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं, कि पैरामीटर जो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो है हज़ारों लाइनें निकल सकती हैं, लेकिन फिक्स क्या रहेंगी? ये दो लाइनें चेंज नहीं होंगी, ये दो लाइनें फिक्स रहेंगी। उनके कम्बिनेशन से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती हैं, और हर लाइन के लिए क्या हमारा चेंज होगा? कि जनाब ये। अब इसके बाद हमने पढ़ा था अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या क्या होता है? चैप्टर 2 में याद करो, हमने कहा था इट इज़ विदाउट द टर्म ऑफ वाई, यानी उसका फॉर्मूला लिखा था x माइनस 8, इस तरह का x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अ लाइन पैरेलल टू किसका है? वाई एक्सिस। एंड गौर करना, इसमें y की टर्म नहीं है। y की टर्म ना होने का क्या मतलब है? y का कोफिशिएंट 0 है। अब ये तो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, मैंने पढ़ाया चैप्टर 3 में कि लाइन ये होती है और b 0 होता है। अब b में गलत फहमियाँ पैदा होने लगती है। b को चैप्टर 2, तो इसको पूरा लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 0। क्योंकि b चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 3 में भी है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना कौन से बी की बातें कर रहा है। तो ये सब बातें क्यों मैंने तुमसे की? उसने क्या कहा तुमसे? उसने तुमसे कहा कि जनाब दो लाइन है, L1 L2, ये दो लाइन, इनके इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन मैंने फट से बना दी, वो बन गई 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह नजर आएगी। एंड मैंने कहा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, b इज इक्वल टू 0। b की वजाहत कर दी, कोफिशिएंट ऑफ y।
This means -3 plus 3k and 3k, k is equals to 1. Substitute in equation number 1. Equation 1 में पुट कर दो. कभी मैं स्लोप इन्फिनिटी की बातें नहीं करूँगा, बिल्कुल होता है. कभी मैं इन्फिनिटी को 1/0 नहीं लूँगा और ना इसकी सिंप्लीफिकेशन देखूँगा. मैथमेटिक्स में ये बहुत ही वीकनेस का हिसाब होता है. हमारे सारे सेकंड ईयर में बहुत इन्फिनिटी हैं एंड नेवर हम उसको 1/0 रिप्लेस करेंगे. मैं पीछे भी कह चुका हूँ इन्फिनिटी पे कि देयर इज नो 1/0. इन्फिनिटी मीन्स अब उसका सोचो ना अल्टरनेटिव. तो जिन्होंने इसको इन्फिनिटी पुट किया 1/0 से सॉल्व किया है वो काट के सही कर लें. इसका बड़ा आसान. और ये थ्योरी में डिस्कस हुआ था कब? जब हमने चैप्टर 3 की इब्तिदाई थ्योरी पढ़ी थी, लाइनों की डिफरेंट फॉर्मेट पढ़ी थी. वो देखो तो लाइन तो कितनी शानदार होती हैं. ax प्लस by प्लस c, ये कंप्लीट लाइन है. लाइन तो ये भी है, लाइन तो ये भी है, लाइन तो ये भी है एंड हत्ता के लाइन ये भी है. इसको सिंपल करो x इज इक्वल टू 0. इसको सिंपल, ये कौन सी लाइन है? ये जनाब y एक्सिस की लाइन इक्वेशन है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है. ये किसकी है? ये सब लाइन है. हमें देखना है कि कब क्या होता है, कब किसका कोफिशिएंट गायब होता है, कौन सी टर्म गायब होती है. Find the equation of the line passing through the intersection of line. L1, ये मैं 21वें का दूसरा पार्ट देख रहा हूँ. x प्लस 2y माइनस 5. L2 जो है 3x माइनस 2y प्लस 1. And equation of line L1 plus k of L2 is equals to 0. x plus 2y minus 5 plus k times of 3x minus 2y plus 1 equals to 0. लाइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3k टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस 2k टाइम्स ऑफ y प्लस माइनस 5 प्लस k टाइम्स ऑफ ये जी. एंड बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने इसको स्लोप से किया हो जाएगा. यहाँ इन्फिनिटी नहीं है. स्लोप के लिए तुम्हें लंबा काम करना पड़ा होगा. -a/b से तुमने स्लोप निकाला और फिर उसको 0 पुट किया. तुम डायरेक्ट चलते. अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is without the term of x. x की टर्म नहीं होती. कोफिशिएंट ऑफ x must be 0. बहुत आसान तरीका छोड़ के अगर तुमने स्लोप से किया लंबा काम है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लंबा काम के साथ साथ एक तुम नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. जरा अजीब सी चीज है. y एक्सिस के पैरेलल है, y की टर्म नहीं होगी. x एक्सिस के पैरेलल है, x की टर्म नहीं होगी. तो वो मैसेज दे रही है. तो ये बड़ा आसान तरीका था. मेरा अगर इसको स्लोप से किया ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज यहाँ इन्फिनिटी नहीं है. लेकिन दूसरी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, जो अभी मैंने इससे पहले कहा था, वो हमारे लिए प्रॉब्लम था इन्फिनिटी का. L1 प्लस k ऑफ L2 इक्वल्स टू 0. और L1 क्या है? दो लाइनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन. मैं पहले उसको लिख दूं, फिर मैं आगे सवाल पढ़ूंगा. 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. दैट विल बी L1 प्लस k ऑफ L2 इज इक्वल्स टू 0 पे हो जाएगा 2x प्लस 7y माइनस 8 प्लस k टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. क्या हुआ? सूरताल देखोगे, दो लाइनों के इंटरसेक्शन से ये गुजरने वाली लाइन ये आ गई है. अब ये लाइन आगे जाके एक दूसरी लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है. अब दूसरी लाइन यहाँ कहीं आएगी.
दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ वो शुरू होता है फ्रॉम एंड विद का सिलसिला। क्यों? उसने कहा हुआ विद द लाइन, तो विद माने दिस इज फ्रॉम, एंड फ्रॉम वाली लाइन का स्लोप फिक्स्ड है m2। अब ये तुम नोटेशन जैसी चेंज करोगे ना, वो एग्जामिनर मुसीबत में डाल देगा तुम्हें। फ्रॉम को ऑलवेज m2 कहेंगे, एंड तुम्हें कहीं अथॉरिटी नहीं है। हाँ, वो एक 2.4 में स्पेशल सवाल था जब फ्रॉम वाली लाइन का नाम उसने L1 रख दिया था, वहां तो हमने चेंज किया था, बट फ्रॉम का मतलब और कुछ नहीं दिया दिस, तो इसका मतलब ये लाइन 2, एंड फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से चलना है और किधर की तरफ चलना है, ये 40। वो बच्चा कहने लगा 45 कि सर ये तो 45 का एंगल है ही नहीं। बेटा ये स्केच बनाया हमने, अब मैंने जानबूझ के गड़बड़ बनाई। अगर मैं यूं लाइन खींच देता तो ये एंटी क्लॉकवाइज 45 बन जाता। मैंने तो एक स्केच बनाया, मैंने कोई नापा थोड़ी है। इस तस्वीर के कोई नंबर है, कोई नहीं है। स्केच में हमने दिखाया फ्रॉम कौन है और टू कौन है। ये M1, ये M1। यहां पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों लाइनों का स्लोप निकालो। कौन सी दोनों लाइन? एक ये के की फॉर्म में जिसका M1 होगा स्लोप, एक लाइन जो हमें गिवन है M2 और थीटा 45। एक इसका दूसरा तरीका है जो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 4 में हमने किया था, याद है? सेकंड डे हमने एक फॉर्मूला बनाया था, अगर दो इक्वेशंस गिवन हो तो फॉर्मूला क्या था? शाबाश, A2 एंड याद है ना A2B1, A2 का मतलब TO2 वाली लाइन, सॉरी फ्रॉम वाली लाइन, एंड 1 का मतलब TO2 वाली लाइन। एंड क्लियर है? अगर मैं इसके मुताबिक करूं A2 क्या होगा? A2 होगा मेरे पास कौन सी? फ्रॉम वाली लाइन, एंड फ्रॉम वाली लाइन 2। B2 क्या होगा? 3। A1 क्या होगा? एंड B1 क्या होगा? कोई हमें फॉर्मूला घुमाना नहीं पड़ेगा, वो सब जाली तरीके हैं, गलत तरीके हैं, बड़े आराम से आ जाएगा। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है जी बेटा। मुझे लगा किसी ने बोला, तो कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। एंड जब आपको इक्वेशंस गिवन हो तो ये फॉर्मूला छोटा होता है, लेकिन अगर किसी ने स्लोप से किया, रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे पास इस सिचुएशन में यहाँ पे इक्वेशंस गिवन थी, इस लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के है और इस लाइन की इक्वेशन गिवन थी। आ चुका एग्जाम में सवाल। अब मुझे ये याद नहीं कि यही आया था कि चेंज होके आया था। चैप्टर 2 और 3 के एग्जाम में सवाल मिक्स होके आते हैं, इसलिए इन चैप्टर 2 के अभी तक मैंने आपको एक्स्ट्राज नहीं दिया। एक्स्ट्राज जो नए आने वाले हैं उनके लिए मैसेज है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो कि पिछले 24-25 साल में बुक जैसे सवाल थे बट एग्जाम में आए, बुक में नहीं थे, तो मैंने चैप्टर 2 और 3 के ये एक्स्ट्राज फोटोकॉपी करके ये रखे हैं, सिर्फ देने की देर। मैं इंतजार कर रहा हूं कि चैप्टर 3 खत्म हो तो उस दिन पकड़ा देंगे। कुछ भूला नहीं हूं। सबसे पहले एल्टीट्यूड क्या होता है? एक्सरसाइज 2.5 में हमने एल्टीट्यूड पे बात की थी। ये लाइन जो वर्टेक्स से गुजरे और सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर हो। एल्टीट्यूड का मिड पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो मीडियन है और राइट बाइसेक्टर है जो मिड पॉइंट को यूज कर रहा था। एल्टीट्यूड लाजमी वर्टेक्स से जाएगी और सामने वाली साइड, तो कितने एल्टीट्यूड हमारे पास मुमकिन है? 3। और तीनों एल्टीट्यूड क्या होंगे? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो साइकिल में भी 4 सेंटर हैं। पहला सेंटर था सेंट्रॉइड, जो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। दूसरा सेंटर था इन सेंटर,
जो इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। देन कल हमने पढ़ा था सरकम सेंटर, जो राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। नाक बंद नहीं की हुई तुमने, आधी की हुई आधी छोड़ी हुई। हाँ, तो ये जो है चारों का जो है, चार हमारे पास सेंटर हैं। तो एक दफा एक बच्चा कहना सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। बेटा देयर इज नो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तुम पहले ये बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो, मीडियन की बात कर रहे हो, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हो? तो ये अच्छा ट्राइंगल नहीं दिया। कल की तरह जो है एनालिटिकल क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज 2.3 को बिलोंग करता है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए फिर हमने क्या इरादा किया कि हम ट्राइंगल, मैंने बताया था ट्राइंगल हम ऐसे भी ले सकते हैं, और मेरा तो पसंदीदा ट्राइंगल यही है। सी क्या है? सी कॉमा डी। फिर मैंने बताया था कि ट्राइंगल ऐसे भी ले सकते हैं, वो क्या था, ए कॉमा ज़ीरो, बी माइनस बी कॉमा ज़ीरो, और सी क्या हो जाएगा 0 कॉमा सी। इसमें ज़रा नेगेटिव की डीलिंग हो जाएगी। ट्राइंगल ऐसे भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के याद दिला रहा हूँ, ये ट्राइंगल हमने कैसे कैसे बात की थी। ए कॉमा ज़ीरो, बी क्या है बी कॉमा ज़ीरो, सी क्या हमारे पास 0 कॉमा सी। ट्राइंगल लेने के हमारे पास ये तरीके हैं। बुक की एग्जांपल में उन्होंने ये लिया है, और जिन्होंने इससे करा मैं उनका काम चेक नहीं कर रहा, वो छापा किया है, उनको इतला दे दूँ। क्यों, इससे क्यों किया? एक ने कहा जी मैंने 2.3 में ट्राइंगल के सवालों में एक सवाल इससे किया था, मैंने कहा ओके तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूंगा। एक मुझे पढ़ाने लगा, सर वो इसलिए किया है कि एक एल्टीट्यूड वाई एक्सिस पे आ जाएगा, बड़ी आसानी से इक्वेशन निकल जाएगी। बेटा यहाँ पे भी बड़ी आसानी से, जितनी आसानी से यहाँ निकलेगी इतनी आसानी यही निकलेगी। तो यही क्यों लिया? क्योंकि तुम पत्नी है। तो आज इसलिए लोग बैठ रहे हैं बहुत दूर तक, क्लास वर्क में ये सब दुरुस्त करना पड़ रहा है जिन्होंने छपाई की है, एंड जो छाप नहीं रहे होते वो ये लेके करते। तो मैं इससे कर दूंगा क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। एक एल्टीट्यूड ऑन द वाई एक्सिस आ जाएगा, इससे भी हो जाएगा, कोई इतना लंबा नहीं। तो मैंने छापने वालों को बार बार बता रहा हूँ बेटा छाप क्यों रहो, अगर छाप रहे हो तो बेहतर है ऐसा करो कि खरीद लो, सर शब्दों के पैसे ही नहीं देते, और बैठ के जो की से छापते हो, कहते मैं पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। यही होता ना, बस लगाते रहो आवाज खुशफहमी के। ए कॉमा ज़ीरो, बी माइनस बी कॉमा ज़ीरो, सी ज़ीरो। वो बच्चा कहना है दोनों सेम क्यों नहीं लिए गए? ये ए कॉमा ज़ीरो होता है, ये माइनस ए कॉमा ज़ीरो, कोई बताएगा क्यों नहीं सेम लिए? अगर हम सेम लेते, सॉरी ये लेंथ सेम लेते, तो ये लेंथ BC और AC सेम आती, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता, और सवाल में ट्राइंगल का आइसोसेलेस नहीं का। तो आइसोसेलेस के लिए प्रूव होता, वो जरा सा ऑब्जेक्शन वाली बात, तो जानबूझ के हमने इनको अनइक्वल रखा। एल्टीट्यूड पहला तो निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये पॉइंट C से गुजरने वाले का है, ये है x = 0, पहली इक्वेशन आ गई। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x = 0। पहला एल्टीट्यूड तो फट से निकल गया, मुझे कोई मेहनत ना करना पड़ी, इसमें भी इतनी तेजी से निकलता। अब दूसरे और तीसरे एल्टीट्यूड की तरफ चलें। मसलन अब मैं चाह रहा हूं ये एल्टीट्यूड निकाल लिया जाए, वर्टेक्स B से गुजर रहा है और सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर। क्या क्या करना पड़ेगा? AC का स्लोप निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट से नहीं गुजरता एल्टीट्यूड का, मिड पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन से इसका स्लोप, एंड देन पॉइंट स्लोप से इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ AC।
और M2 तो नहीं, इसको मैंने M1 डैश कहना है। और इक्वेशन ऑफ लाइन यानी लाइन की फॉर्मूला, अब ये लाइन किससे गुजर रही है? माइनस b, 0 से। और इस लाइन का स्लोप a/c है, तो y माइनस y1, y माइनस y1 m x माइनस x1। हादसा तो नहीं हो गया? माइनस माइनस प्लस। पहला दूसरा एल्टीट्यूड निकला थोड़ा सा जद्दोजहद के बाद, उसको इक्वेशन 2 कह दिया। पहला तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकला। एंड अब तीसरा एल्टीट्यूड कौन सा रह गया मेरा? तीसरा एल्टीट्यूड है जो वर्टेक्स ए से गुजरे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? BC का स्लोप। BC का स्लोप, B क्या है और C क्या है? M2 कहना है। C/B। M2 डैश क्या है? माइनस b/c। y माइनस y1 m x माइनस x1। अब ये एल्टीट्यूड कहाँ से गुजर रहा है? फिगर नहीं होगी तो मुश्किल में पड़ेंगे, और फिगर तो वैसे भी बनानी है। ये एल्टीट्यूड ए से गुजर रहा है, ए से गुजर रहा है। ए से गुजरने वाला एल्टीट्यूड यानी x1 y1 जो है वो a,0 हो जाएंगे। और इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, एक पॉइंट से गुजरने वाला, और इस लाइन का स्लोप अभी हमने तय किया, वो क्या बना था हमारे पास? माइनस b/c। तो y माइनस y1 x माइनस x1, cy माइनस bx प्लस ab, bx प्लस cy माइनस, ये मेरे तीसरा एल्टीट्यूड आ गया। तीनों का मैं पहले एक जगह लिख लूँ, x = 0 एंड लास्ट था ax माइनस cy प्लस ab। अगर तुम इंटरसेक्शन मेथड से कॉन्करेंट प्रूफ कर रहे हो, अगर इंटरसेक्शन मेथड से कॉन्करेंट प्रूफ कर रहे हो तो बहुत ही आसान तरीका है। एक आंसर आ चुका है, x = 0, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y आ जाएगा। एंड x एंड y को थर्ड में पुट कर दो, कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगा 0 0 पे। और मैं कौन सा पसंद करूंगा? पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट 0 है। दूसरी इक्वेशन में b c माइनस a माइनस c माइनस ab है, नाराज हो गए। 0 लाना है, 0 लाना है। काश दो रोज दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो 0 हो जाएगा। यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? हाँ सही बोले, माइनस ए बी कॉमन ले लें, माइनस ए बी कॉमन ले लें या माइनस बी कॉमन ले लूँ? चलो माइनस ए बी कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा? 1 बी ए 0 और फिर सी भी तो कॉमन ले लेते। चलो नहीं लिया तो कोई बात नहीं, सी भी कॉमन आ जाता, उसी वक्त ले लेते, पता नहीं क्यों चक्कर में रह गए। हाँ सी कॉमन लो, वन बी और ए
0 1, कौन कौन आइडेंटिकल हैं? कॉलम 2 एंड 3 आइडेंटिकल हैं, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0 है। दिस शोज द 3 अल्टीट्यूड्स आर कॉन्फ्रेंट। दो सवालात, एक ये एग्जाम्पल और एक कल का राइट बाइसेक्टर का सवाल, बेसिकली कॉन्करेंसी के ऊपर दिए। लंबा सफर है, सब कुछ है, लेकिन मेजर आइडिया कॉन्करेंसी का है कि हमारे एल्टीट्यूड एक पॉइंट से गुजरते हैं, हमारे राइट बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजरते हैं, और इसी तरह हमारे मीडियन एक पॉइंट से गुजरते हैं, हमारे इंटरनल बाइसेक्टर एक पॉइंट से गुजरते हैं, और दो से ज्यादा लाइन एक पॉइंट से, वो कॉन्करेंट होती है। तो होमवर्क पे डिस्कशन हुआ, 25 मिनट हमारे गुजर गए इसी चक्कर में, कोई बात नहीं। अब हम बात करें आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में जो एक्सरसाइज 3.1 में बचा हुआ है, एक ही सवाल बचा हुआ है, उसका भी ताल्लुक ऑर्थो सेंटर से। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, हर साइड का एक एक, और तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, उस सेंटर को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। आज वो तुमसे पूछ रहा है कि ऑर्थो सेंटर निकालो, क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन बता दूं वो क्या क्या दे रहा है। वो ट्रायंगल की 3 साइड्स की इक्वेशन दे रहा है, x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ऑर्थो सेंटर निकालिए। ऑर्थो सेंटर के लिए मुझे वर्टाइसिस चाहिए। अभी अभी तुमने पीछे वाला सवाल किया, वर्टाइसिस के बगैर स्लोप नहीं निकल सकता था, वर्टाइसिस के बगैर इक्वेशन नहीं निकलेगी। तो क्या करें, पहले साइमल्टेनियस सॉल्व करें इन दोनों को। ये वर्टेक्स ये निकल के आएगा, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, वर्टेक्स बी निकल के आएगा। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करें, वर्टेक्स सी निकल के आएगा। काम लंबा हो गया। पहले तो हम साइमल्टेनियस सॉल्व करके तीनों वर्टाइसिस निकालें, देन उसके बाद क्या करें, इस लाइन का स्लोप निकालें और इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालें, फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकालें और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालें, और दोनों लाइनों की इक्वेशन निकाली जाए। तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर एक्स एंड वाई पर डिपेंड कर रहा है, एंड एक्स एंड वाई के लिए 2 इक्वेशन ही एनफ है। तो तीसरी जो इक्वेशन है हमारी, हमने बी से गुजरने वाला एल्टीट्यूड निकाला, हमने सी से गुजरने वाला एल्टीट्यूड नहीं निकाला, एंड जाके उसके बाद निकल सकता है, साइमल्टेनियस सॉल्व करने पे हमारा ऑर्थो सेंटर निकल सकता है। अब जरा इसका अपोजिट सोचो, कोई और छोटा तरीका। कल ही पढ़ के गए हो के मेथड। के मेथड में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं चाहिए। अब मैंने कंटिन्यूटी पूरा टॉपिक बताया हुआ ना। तुम्हें ट्रायंगल की 3 साइड दी है, तुम्हें ट्रायंगल की ये 3 साइडें दी है। क्या हम ये लाइन निकाल सकते हैं? हाँ, ये 2 लाइनों के इंटरसेक्शन से गुजर रही है, एंड इसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस के ऑफ L2 इक्वल्स टू 0, और ये सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होगी, उससे के निकलेगा। वन ऑफ द अल्टीट्यूड बगैर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल आएगी। एंड सिमिलरली यही ऑपरेशन दूसरे वर्टेक्स पे भी रिपीट कर दो, यहाँ पे भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर लेंगे, एंड ये के मेथड से ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का सवाल भी करके आ रहे हो कि L1 और L2 के इंटरसेक्शन से गुजर सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर है। 2 दफा हमने ये 2 इक्वेशनें बन जाएंगी एंड साइमल्टेनियस सॉल्व हो जाएंगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या लंबा मेथड है। तो बुक वाला ने एक ही काम किया है। अमूमन अब तक तुम देख रहे थे हर एग्जाम्पल 2 मेथड से थी। ऑर्थो सेंटर में एक ही काम किया, के मेथड से किया। ऑल्दो इंटरसेक्शन हो सकता है लंबा है, करना नहीं। टेस्टों में लोग इंटरसेक्शन से कर देते, हम 0 दे देते, क्यों? बुक में वो मेथड नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है, बुक में नहीं दिया, हमारे कोर्स में नहीं।
तो अभी तक मैं आइडिया दे रहा था क्योंकि फॉर्मूला नहीं था, तो आइडिया दूं। अब मैं एक सवाल पे आ जाता हूं। फिगर के कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, बट फिगर सवाल में बड़ी मदद करती है। ये ए है, ये बी है, ये सी। तो फिगर के कोई नंबर नहीं है, लेकिन सवाल में फिगर बड़ी मदद कर रही है। हमने कहा एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए, L1। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं S1 के अभी भी, कुछ लेट गए हैं, घर वाले परेशान, आज बच्चा इतना पढ़ने लगा। अब जैसे तुम लोग अभी जाओगे 6 बजे, हाँ नहीं क्या? इस इक्वेशन को मैंने जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई। ये इक्वेशन आ गई। लगाओ करना, ए से गुजरने वाला एल्टीट्यूड वो ये एंड परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड के। परपेंडिकुलर है A1/B1 इज इक्वल टू -B2/A2। स्लोप से तो बहुत लंबा पड़ेगा, वैसे ही सवाल बहुत लंबा है, के निकाल सकते हो स्लोप से। लेकिन कोफिशिएंट कंडीशन, अब उस वक्त जब कोफिशिएंट कंडीशन बन जाएगी, कुछ बच्चे रिजिड हो रहे तो क्या जरूरत है? देखो कितनी भयानक जगह पे जाके इसका फायदा दिखा, ये कितना छोटा करता है। इन दो लाइनों में, ये एक लाइन के की फॉर्म में और दूसरी है, जिसको चाहो L1 मान लो, जिसको चाहो L2 मान लो। तो मैंने कहा A1 1 + 2k, परपेंडिकुलर लाइनों में कोई फर्क नहीं है, -1 + k। एंड इसके अपोजिट लाइन क्या है? तो फिगर मुझे बता रही है कौन अपोजिट है। A1 -1/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + 6k, और माइनस मल्टीप्लाई हुआ, -1 1 से प्लस हो गया -k, 7k 1 माइनस। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x - y + 1 + -2/7, 2x + y - 4 is equals to 0, 7 LCM -4 of x -2 of y + 8 3x। पहला एल्टीट्यूड निकल आया। इक्वेशन मैंने ए कह दी, क्यों? वर्टेक्स ए से गुजरने वाला एल्टीट्यूड। एक्स एंड वाई की अब दूसरी इक्वेशन, चाहे वर्टेक्स बी से निकलने वाला एल्टीट्यूड निकाल लो, चाहे वर्टेक्स ए से सी से, मैं सी से वाला एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी पे कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं? सवाल नहीं पूछते यार, बड़ा ये L1 + k of L2 is equals to 0, 3x + y - 1 + k times of x - y + 1 equals to, ये मेरी इक्वेशन थर्ड कर दी इसको, और इसको सिंप्लीफाई किया, 3 + k टाइम्स ऑफ x + 1 - k टाइम्स ऑफ y + -1 + k टाइम्स ऑफ 0। लाइन इज परपेंडिकुलर। अभी किसके परपेंडिकुलर है? देखो वर्टेक्स सी वाला किसके परपेंडिकुलर है? ये परपेंडिकुलर, 2x + y। A1 B1 क्या होगा? A2 B2 क्या होगा?
अब इन दोनों लाइनों में मैंने पिछले दफा में इसको A1 B1 लिया था, अब इसको A1 B1 ले रहा हूँ, कोई ऐसा फर्क पड़ ही नहीं रहा है। फॉर परपेंडिकुलर लाइन, तो जब इक्वेशंस गिवन हो उस वक्त कोफिशिएंट यूज होते हैं। A1 मेरे पास है 2/1 माइनस 1 माइनस के अपॉन 2 3 6 प्लस 2 के माइनस 1 प्लस के, और क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू -7। के की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में 3 में पुट करने जा रहा हूं मैं यहीं पे। क्या है माइनस 3x प्लस y माइनस 1 माइनस 7x प्लस, हाँ बोलो, पूरी इक्वेशन -4 से डिवाइड कर दी। शुरू में माइनस आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्या बनी, x माइनस 2y, ये वर्टेक्स C से प्लस 2, वर्टेक्स C से गुजरने वाला एल्टीट्यूड आया। अब तक हमने 2 एल्टीट्यूड मालूम किए हैं, क्या हमें तीसरे की जरूरत है? ऑर्थो सेंटर के लिए तीसरे की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कहते शो दैट द एल्टीट्यूड आर कॉन्करेंट, तो उसमें तीनों निकालना पड़ेंगे, एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और एग्जाम में कह दिया, एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आ गया। वो कहता है एग्जाम में, शो दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ऑर्थो सेंटर नहीं का, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑर्थो सेंटर होगा। सेकेंड, ये बहुत बड़ी क्लास है, कोरोना ने बड़ा मुतासिर किया हुआ है। ये इक्वेशन है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y, अभी भी हमने निकाली थी इक्वेशन से। इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, कोई मेथड नहीं होता, 6 मेथड में जो तुम्हें अच्छा लगे। साफ साफ बात है, पहले से कभी नहीं डिसाइड करो कि मैं जो है सब्स्टिट्यूशन करूंगा, मैं क्रैमर्स रूल करूंगा। ये देखो, इक्वेशन का सर्वे करो, वो बता देता क्या आसान है। इक्वेशन सामने आने के बाद फैसला करो ऑन सब्ट्रैक्शन। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। कितना हो जाएगा, -y, और ये कितना हो जाएगा, +3। x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सी में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। क्या लिखेंगे, 4,3 इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो के मेथड ने जाते जाते अपना इस्तेमाल दिखा दिया कि के मेथड कहाँ फायदा देता है। तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऑन के इंटरसेक्शन से थर्ड लाइन को के मेथड आ जाता है। एंड इसमें सिर्फ रही है के निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके। एंड मैं यही जुमला कहता हूँ, 7-8 पार्ट किए हैं क्वेश्चन 14 के, तकरीबन सब एक दूसरे से डिफरेंट है। सब में के निकालने की अप्रोचेस अलग अलग इस्तेमाल होंगे। किसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो क्रैमर्स रूल की दूसरी शक्ल है। वो वाला फॉर्मूला बोल लेंगे ना, B1C2 वाला कौन सा है? हाँ बिल्कुल, तो वो क्रैमर्स रूल की हमने ड्राइव करके देख लिया, वो तो एक शक्ल है बिल्कुल। मतलब दिल बहलाने के लिए हम कहेंगे 7 मेथड्स हैं। ग्राफिकल मेथड तो कोई नहीं करना चाहेगा, वो ग्राफ ड्रॉ करने वाला। यकीन करो सबसे इजी वो है। एंड किसी दिन मैं तुम्हें मुकाबला करके दिखा दूंगा कि ये लो इक्वेशन, बल्कि तुम बना के लाओ
और तुम जिस मेथड से करो मैं ग्राफ से करूँगा। ग्राफ इतना आसान तरीका है। एक्चुअली हम लोग ग्राफ से और ज्योमेट्री से दूर भागते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे आसानी से सॉल्व होती है ग्राफ से। हमारे यहाँ नहीं है, हम 3 मेथड जानते हैं। सेकेंड ईयर में किसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं ग्राफ से क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है। मुबारक हो। 3.2 में भी सवाल ज़्यादा हैं, पार्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबे हैं, बट अल्टरनेटिव मेथड नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसका अल्टरनेटिव मेथड है, बाकी नहीं है। या तो पीछे जो 3.1 से हम गुजर के आए वहाँ तो हर सवाल अल्टरनेटिव मेथड लिए बैठा था, ये भी हो ये भी, और टेस्ट में मैं सब कुछ पूछूंगा। लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। इफ ए पॉइंट इज ऑन द लाइन तो हमारी थ्योरी क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है पॉइंट ऑन द लाइन है। और कहीं 0 नहीं आए तो उसका क्या मतलब होता है? तुमने कहा जी उसका मतलब होता है पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन। पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, point is not on the line, then where is the point? Above the line or below the line? अब हम उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। वो तो बात तय हो गई कि 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे पॉइंट, तो पॉइंट इज ऑन द लाइन। अब हम बात कर रहे हैं अगर 0 नहीं आए तो उसके लिए उन्होंने थ्योरी दी, अगर आपने इक्वेशन में रिप्लेस किया x1 y1 को और वो पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे x1 y1 लाइज above, और ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0 तो x1 y1 लाइज। कितनी ताकतवर ज्योमेट्री है। अभी तक तो हम 2.5 में ये कहते थे पॉइंट इज ऑन द लाइन और नॉट, खत्म कहानी। हम इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तुम लाइन देता मैं तुम्हें और एक पॉइंट देता और कहता लोकेट करो, तुम जाके पहले लाइन ड्रॉ करते, फिर पॉइंट ड्रॉ करते या पॉइंट लोकेट करते, फिर बताते लाइन अबव द लाइन बिलो द। हमारी ज्योमेट्री बोलती ज्योमेट्री है। हर वो चीज़ जो हम ग्राफ पेपर कर रहे हैं हमारी ज्योमेट्री कर दे रही है ऐसी, एनालिटिकल ज्योमेट्री। हाँ, इसमें एक शर्त है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो हम कहते थे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, भले y नेगेटिव। नहीं, अबव बिलो के लिए y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। क्यों? वो डेरिवेशन में कल दिखाऊंगा, उसका काम जो एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन करेगी। तो आइए एक सवाल अबव बिलो भी खेल लें स्लो स्लो कदमों के साथ। 3.2 y का कोफिशिएंट चेक कर लेना पुट करने से पहले। रिप्लेस एक्स वाई बाई 7, -5। 3 इंटू 7 2 मल्टीप्लाई बाई -5 देखना जब मैंने रिप्लेस किया तो इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू हटा दिया। और अब इक्वल्स टू यानी इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रहा है? 7 minus 5 lies below the line. y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, अगली एग्जांपल में मैं क्या करूंगा, y का कोफिशिएंट नेगेटिव कर दूंगा। सबसे पहले इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अबव बिलो के लिए बहुत जरूरी है कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, अदरवाइज ये रिजल्ट रॉन्ग हो जाएंगे। अब रिप्लेस एक्स वाई और q का जवाब कल के डेरिवेशन में आ जाएगा। तो कौन सा पॉइंट है? -2, -7 लाइज बिलो द लाइन।
तो अप एंड बिलो का एक छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट होके 3 या 4 पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के, ख़त्म हो गया। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल आएगा 2 क्लासों के बाद, अप एंड बिलो का, किसी बड़े टॉपिक में। अब आज का दूसरा टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। इसका बुनियादी फॉर्मूला बचपने में पढ़ा, एल्टीट्यूड। फिर बचपने वाले फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले बनाए। कुछ याद आ रहे होंगे। एंड एक बेचारा हीरोज फॉर्मूला, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के अच्छे खासे फॉर्मूले हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये नहीं चल सकते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट चाहिए 3,4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ नहीं होती। एक ने कहा जी डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकलती है, तो पहले कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे फिर लेंथ निकालें। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कोऑर्डिनेट पुट करें निकल आए। लो भाई, दूसरी डेरिवेशन भी तैयार। अगर एक्स वाई प्लेन में ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, डेरिवेशन आज नहीं कराऊंगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बड़ा मासूम सा फॉर्मूला है, x1 y1 1। अब तुम देख लो, हम करीब से गुजर रहे हैं लाइन की। 3.2 में लाइन डायरेक्टली हिट नहीं होगी, लाइन की इक्वेशनें नहीं होंगी, बट लाइन से तो ट्रायंगल बनता है, तो लाइन के रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मासूम सा फॉर्मूला आ गया, वर्टाइसेस दिए हुए, और वर्टाइसेस दे दें तो उसको शुक्रिया बोलो। -7 1 5 6 and then 1 -8 4 and then 1. Area will be equals to और क्या था 1 1 प्लस 1 5 6 minus 8. Area will be plus 7. Three into 2. सुबह का रट्टा याद आ गया। एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। अब सवाल में कोई मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं दिया, इसलिए हमने यूनिट स्क्वायर लिखा। कभी कभी तुम कैलकुलेशन करोगे इस फॉर्मूले से, एरिया आ जाएगा -165, नेगेटिव में आ जाएगा। कोई परेशान नहीं होना, सिंपली लिखना है एरिया स्केलर क्वांटिटी है, therefore एरिया माइनस को पी जाना, रीजन लिख के। अब वो बच्चे जो समझ नहीं आते माइनस क्यों आ जाता है, उनको वो भी बता दो। 3 उसने वर्टाइसिस क्या था, क्या उसने कहा था कंसेक्यूटिवली। मैंने इसको x1 y1 लिया, तुम शायद इसको ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तुम्हारे एक छोटे से अमल में डिटरमिनेंट में क्या असर पड़ेगा, तुमने 2 रोज को उलट दिया।
x1 y1 ये हो गया और ये x2। और जब दो रोज इंटरचेंज हो जाए तो क्या होता है, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट एरिया आने की माइनस वजह बता रहा था। जिसे नहीं समझ में आया छोड़ दो उसको। एक मोटी सी बात समझ लो कि एरिया नेगेटिव में नहीं देना, एरिया हमेशा किस में देना है, पॉजिटिव में। एक्चुअली बात क्या है, वो फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा जितना समझा है इस जगह रीजनिंग ज्यादा तेजी से समझ में आती। टाइम बच गया है कुछ 10 मिनट, नहीं रुकूंगा, 2-4 मिनट ऊपर आ जाए तो रुक जाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के पास आज का आखिरी सवाल। हाँ क्या है, फाइंड द, पिक्चर बना ले थोड़ी थी। 7x कोई फिगर के नंबर नहीं है, तो मैं सवाल समझाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कहता है कि ये वर्टाइसेस मालूम हो, तीनों वर्टाइसेस मालूम हो तो एरिया निकल आएगा। क्या करें, साइमल्टेनियस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आएगा। इन दोनों को सॉल्व करो, बी आएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सी आएगा। चल के कर। सेकेंड ईयर में मैंने पहली क्लास में कहा था और दिया था होमवर्क में कि साइमल्टेनियस करें। जितने मेथड थे बहुत ज़्यादा है, तो मैं कुछ अंदाजा भी नहीं हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 2 महीने बाद 3 वेरिएबल की आ रही क्वेश्चन। मज़ा तो वहाँ शुरू होगा। बहुत ज़्यादा है साइमल्टेनियस। वर्टेक्स से साइमल्टेनियस मैंने कहा इक्वेशन देखो फैसला करो। हैं ये क्या हो गया, 11 है, बेईमानी कर दी। और क्या हुआ, 3x माइनस वाई प्लस 1 में पुट कर देना। कोई शायद मैं काम जल्दी करने के चक्कर में हूँ, बता देना मुझे। तो पहला वर्टेक्स जिसका नाम मैंने अपनी फिगर में दिया हुआ 1,4 आ गया। तीनों वर्टेक्सेस करेंगे, देन उसके बाद एरिया में जाऊंगा। वर्टेक्स बी, सेवन एक्स प्लस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और क्या है, x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। y के कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं अगर पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 से। ऑन सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, -40। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो वर्टेक्स बी क्या निकल के आया है, 2, -3। एंड वर्टेक्स सी भी निकाल लें। x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ज़रा ज़बान का जायका चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लूँ। मैंने y की वैल्यू निकाल दी, सब्स्टिट्यूट इन 1। मैंने कहा कोई तफरी तो मिल नहीं रही, तो यही तफरी करें। y की वैल्यू और y की वैल्यू है 3 से भी तो मल्टीप्लाई होगी और ये 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3x प्लस 1
प्लस 7, x प्लस 9x प्लस 3 प्लस 7, 10x इज इक्वल्स टू -10, x इज इक्वल्स टू -1, और y क्या था 3x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, y इज इक्वल्स टू -2, तो -1, -2 बी द थर्ड मेथड। जब तीनों वर्टेक्सेस निकल आए अब एरिया की तरफ कदम बढ़ाते। x3 y3 इसको मैंने c का हुआ है, -1, -2 है, ये b है और ये a है। a निकला था 1,4 एंड b क्या निकला था हमारे पास 2, -3, 2, -3 एंड एरिया का फॉर्मूला एक आंसर में भी करेक्शन है, मैंने आज की भी है, प्लीज़ अपनी बुक में करेक्शन नोट कर लेना। अगर तुम्हारे बड़े बहन भाई पढ़ के गए हैं तो वो करेक्शन उन बेचारों ने नोट कर ली होगी। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे तुम करते रहना। सवाल था ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो आज मैंने 2 टॉपिक टच किए हैं। ट्राइंगल का एरिया बहुत बड़ा टॉपिक है, आज इंट्रोडक्शन फेज में रखा मैंने, कल इसको मैं लंबे फेज में ले जाऊंगा। बेसिकली 3.2 में 3 टॉपिक हैं, एक तुमने कर लिया अब आप एंड बिलो, एक एरिया बहुत बड़ा और एक और है वो। 2 टॉपिकों के दरमियान 3.2 बटी हुई है, दोनों का ताल्लुक डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लाइन से। तो आज मैं यहीं पे रुकना चाह रहा हूँ। कोई सवाल अब लोगों का?